दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियों के इस श्रृंखला में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कुछ अनमोल कहानियों का एक प्रचलित हिस्सा, ठाकुर का कुआं। तो चलिए, समय का ख्याल रखते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी की सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बस के पिया नहीं जाता, गला सूख जा रहा है और तू शराब पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो स्वच्छ बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पे है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मेरे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार को झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो ना अब जमाना रहा, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमा में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्केट के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोतीमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उजाड़ दी। काम करने का ढंग चाहिए। इस समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर नजर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और क्या ये लोग ऊंच हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में ताला डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी भी ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भैर चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में
तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती हैं। किस किस बात में हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसी सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घरे के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दी कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लोरियां ही तो हैं। लोरियां नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन छपट कर ले ही लेती हो, और लोरियां कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुराने का मतलब पानी चुराने गई थी। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घरे में डाला। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। सोच सकते हैं, एक पानी भरने के लिए। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी को गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता। यानी कि घड़ा जो है कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। यानी कि ठाकुर साहब का जो दरवाज़ा खुला है, तो कहने का मतलब शेर का मुंह जो है इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई।
रस्सी के साथ धड़ाधड़ से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कह रहा है, कौन है, कौन है? पुकारते हुए ठाकुर की तरफ जा रहे थे। ठाकुर बोला, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस कहानी से कि उस समय की परिदृश्य क्या रही होगी, जिस पे हमारे मुंशी चंद्र प्रेमचंद्र ने इस कहानी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। चलिए इसी के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानियों में। अगर कोई गलती हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं आगे से सुधार करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।